A very very good morning everybody of you. कैसे हैं सभी लोग? All good? चलिए गाइस, आज हमको करना था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ सीए फाउंडेशन, पेपर नंबर 3। आपको मैंने कल ही इसका इंपॉर्टेंस बता दिया था, राइट? सबसे ज्यादा वेटेज और उस हिसाब से लेंथ बहुत कम है चैप्टर की। एक अकेला चैप्टर ही एक कंप्लीट यूनिट के बराबर है, कंप्लीट सेक्शन के बराबर है। कितने मार्क्स का वेटेज था बताइए सारे लोग, अगर आपको याद है कल मैंने बताया था ऑन एन एवरेज क्या वेटेज होता है सर? 14 मार्क्स। 14 मार्क्स मतलब 14% ऑफ योर एंटायर सिलेबस कैन बी कंप्लीटेड आफ्टर दिस चैप्टर इज डन। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बातें करेंगे हम आगे अब। सो द नेम ऑफ चैप्टर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर सबसे पहले हम लोग जो टाइटल है चैप्टर का, टाइटल टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहना चाहता है कि समय की भी कोई जो मनी है, मनी समय के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होती है। टाइम वैल्यू मतलब टाइम ज्यादा है तो मनी की वैल्यू कुछ और होगी, टाइम कम है तो मनी की वैल्यू कुछ और। सर ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा, चाहे आप मैथमेटिक्स से थे, चाहे आप प्योर कॉमर्स से थे, किसी ने भी ये चैप्टर तो इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा होगा। तो दिस इज न्यू फॉर एवरीवन। तो यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो सकता कि भाई किसी को जल्दी बन जाएगा, किसी को नहीं बनेगा। एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, राइट? तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए इस चैप्टर को करना। चलिए गाइस, तो हम लोग आ जाते हैं अब हमारी नोटबुक में। यस, तो मैंने सबसे पहले बात करी सर टाइटल क्या है चैप्टर का। टाइटल इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब सवाल उठता है सर कैसे, हाउ? उसके लिए मैं सबसे पहले आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूं। ₹1000 received today is more valuable than ₹1000 received a year later। क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं? सर मैं ये बोल रहा हूं 1000 रुपए जो मुझे आज रिसीव होने वाले हैं ना, वो ज्यादा वैल्यूएबल हैं उस 1000 रुपए से जो 1 वर्ष के बाद हमें मिलेंगे। सर बात समझ में नहीं आई। अगर आप 1000 का बात करते हैं सर, डिनोमिनेशन करेंसी, तो 1000 रुपए तो वही है, चाहे 1 साल बाद जाकर आप 1000 को चेक करें, चाहे अभी 1000 को चेक करें, क्या दोनों बातें एक ही हैं? यस सर। तो मॉनेटरी टर्म्स में अगर देखा जाता है तो दोनों बात तो सेम ही होती है। उसके बावजूद भी सर आप ये कैसे बोल सकते हो कि मोर वैल्यूएबल? फिर आप कैसे बोल सकते हो कि आज वाला 1000 इज मोर वैल्यूएबल देन 1 ईयर के बाद वाला 1000? हाँ जी, अच्छा सर कैसे? उसके मुझ कुछ आपको रीजंस बताता हूं। सबसे पहला रीजंस, सबसे पहला आता है रिस्क फैक्टर। ये रिस्क फैक्टर क्या होता है? मुझे एक बात बताइए, आपको आपके किसी फ्रेंड से कुछ पैसे वापस लेने थे जो आपने उसे लोन दिया था, उधार दिया था, ठीक है? अभी 1000 छोटा अमाउंट लग रहा है, वही 1000 1 लाख भी हो सकता है। आपने किसी को 1000 रुपीज दिए थे लोन में और वो आपके पास आज आया है, वो आपको रीपे कर रहा है 1000 रुपीज। आप आज लेना पसंद करेंगे या फिर 1 साल बाद लेना पसंद करेंगे? क्या आप उसे ये बोल देंगे कि भाई तू 1 साल बाद आ जा, 1 साल बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो दोस्त यार हैं, बिल्कुल दे देना? बताइए सारे लोग, टुडे और 1 ईयर लेटर, विच वन यू विल प्रिफर? आज पैसा लेना पसंद करोगे क्या? कभी भी बोलते हैं ना, आती हुई लक्ष्मी को रोकना नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई पैसे लेकर आया है, आपके ही पैसे हैं, तो कभी भी उसको डेफर मत करो, ले लो। सर क्यों? द मेन रीजन इज रिस्क। सर रिस्क क्या? सर रिस्क क्या हो सकता है समझो। आज उसका इंटेंट है देने का पैसे, हो सकता है 1 साल बाद उसका इंटेंट ना रहे, हो सकता है 1 साल बाद उसकी एबिलिटी टू पे ना रहे। उसका इंटेंट हमेशा था, भाई आपका अच्छा दोस्त था, कभी ये नहीं चाहता था कि आपके पैसे ना दे वापस, लेकिन लोगों की परिस्थिति समय के हिसाब से बदलती है। हो सकता है आपने आज उससे पैसे नहीं लिए, उसने उस पैसे के साथ उसका मिसयूज कर लिया, सट्टेबाजी में उसको लगा दिया, गैम्बलिंग में यूज कर लिया, और कल को 1 साल बाद उसके पास वो पैसे नहीं बचे, वो सर किसी डेट में आ गया, वो आपके पैसे तो बिल्कुल नहीं दे सकता।
तो क्या आपको लॉस होगा? समझ रहे हो बात को? तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क. रिस्क क्या सर? दैट पेयर विल नॉट पे. ये एक रिस्क लेकर तो हम चलते ही है ना. इस वजह से भी आज आया हुआ पैसा एक साल बाद आने वाले पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि आज आने वाला पैसा आज आ चुका है, और जो पैसा एक साल बाद मिलने वाला है वो तो अभी भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर्स की तरह है ना, वो आपको रिसीव नहीं हुआ है. और डेटर्स कलेक्ट होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता. सभी को रिस्क वाला पॉइंट समझ में आएगा दोस्तों? हैव यू अंडरस्टूड द रिस्क? द मेन रिस्क इज दैट सामने वाला आपको पैसा ही ना दे, वो देना ही नहीं चाहता, या फिर देना चाहता है लेकिन उसके पास बचे नहीं है. सो एबिलिटी भी हो सकता है, इंटेंशन भी हो सकता है. अच्छा, सेकंड पॉइंट, रिस्क फैक्टर हो गया सर. दूसरी बात, लिक्विडिटी प्रेफरेंस. देखिए, बहुत लोग होते हैं, जैसे कि एक रियल एग्जांपल देता हूं आपको. अक्षय कुमार ने जब ये लॉकडाउन का सिलसिला जारी हुआ और उसके बाद जब पीएम ने अपील की थी कि लोग कंट्रीब्यूट करिए पीएम रिलीफ फंड में फॉर कोरोना वायरस मिटिगेशन, तो अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपीस का ऐलान किया था कि आई विल पे 25 करोड़ रुपीस. अब क्या आप लोगों को डाउट है कि अक्षय कुमार के पास 25 करोड़ नहीं होंगे? नहीं सर, ऐसा तो कोई डाउट नहीं है हमारे पास. बट मुझे बताइए, क्या व्यक्ति अपना पूरा पैसा कैश में रखता है या सारा कुछ बैंक में रखता है? सर नहीं. अगर किसी के पास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो कहीं ना कहीं वो उसे एफडी बना के रखेगा, कहीं इन्वेस्टमेंट में रखेगा, कहीं बैंक में रखेगा. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे. ये बात सभी को समझ में आती है. तो सर अक्षय कुमार के पास भी 25 करोड़ कैश नहीं था. अच्छा, मुझे 2500 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करने थे, मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस था, मैंने तुरंत कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया. लेकिन अक्षय कुमार चाहकर भी 25 करोड़ एक मिनट के अंदर नहीं कर सकता. क्यों सर? क्योंकि उसके पास वो पैसा लिक्विड नहीं है. लिक्विड का मतलब समझो? लिक्विड का मतलब ऐसे फॉर्म में जिसे आप जल्दी यूज कर सकें. तो एक व्यक्ति ना अपनी वेल्थ मैनेज करने के साथ साथ लिक्विडिटी भी मैनेज करता है. सपोज आपको 1000 रुपीज आपके दोस्त से चाहिए थे, तो आपको पता है कि वो बंदा पैसे देगा ही देगा. आपने रिस्क फैक्टर 0 लेकर चला है. आपने बोला कि भाई मेरे को श्योर है कि वो पैसा नहीं खाएगा, वो पैसा आज नहीं तो कल तो देगा ही देगा. लेकिन दोस्तों, अगर आपको वही पैसा आज मिल जाता है तो क्या आप उसका यूज आज से ही कर सकते हैं? बताइए मुझे. क्या उसका कंजम्पशन आज से ही कर सकते हैं? कर सकते हैं ना. सपोज आपको कोई पेमेंट करना है और आपको 500 रुपीज या 1000 रुपीज शॉर्टेज आ रहा है. आपको कोई पेमेंट करना है और आपके बैंक बैलेंस में 1000 रुपीज शॉर्टेज हो रहा है, और आप जाके दुकानदार को बोलते हो कि भाई मेरे फ्रेंड ने मुझसे 1000 रुपए लिए हैं, वो आपको दे देगा. क्या दुकानदार आपकी बात मानेगा? क्या दुकानदार आपकी इस बात में एग्री करेगा कि ठीक है आप 1000 मत दो, मैं आपके फ्रेंड से ले लूंगा? बताइए, यस और नो? विल द शॉपकीपर एग्री? नो सर, बिल्कुल एग्री नहीं करेगा. वो कहेगा मुझे मेरे कैश दे दो 2000, आप अपने फ्रेंड से अपना पैसा ले लो. उस समय आपको ये बात याद आएगी कि काश मैंने उस दिन पैसा ले लिया होता. बंदे की बात वो नहीं है कि बंदा नहीं देगा, बात ये थी सर कि मुझे भी तो जरूरत पड़ सकती है ना. कल को मेरे पास ही मेरा पैसा नहीं है तो ये तो गलत बात होगी ना. आपने अपना पैसा बांट कर रखा है, खुद की जरूरत आप पूरी नहीं कर पा रहे. तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब है, लिक्विडिटी का मतलब सबसे पहले समझो, मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश. कैश से मतलब, कैश मत समझना, कैश से मतलब बैंक भी चलेगा लेकिन जिसे हम जल्दी यूज कर सकें, जिसका क्विक यूज हो सके. तो कैश और बैंक दोनों हो सकता है, बट जिसका क्विक यूज हो सके. तो क्या आज पैसा ले लेने से आने वाले एक साल तक मेरे पास उस 1000 रुपए की लिक्विडिटी रहेगी जो अन्यथा नहीं होती अगर मैं पैसा नहीं लेता? तो क्या आपको सेकंड पॉइंट सभी को समझ में आया कि सर लिक्विडिटी होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए हमें आता हुआ पैसा कभी नहीं रोकना चाहिए. करेक्ट? बता दो सभी लोग, यस लिख दो तो आगे बढ़ता हूं. ठीक है सर, ये था सेकंड फैक्टर. अब हम आते हैं थर्ड फैक्टर में दोस्तों. जो थर्ड फैक्टर है हमारा, जो कि रीजन बनता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, वो है दोस्तों
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। एक काम करता हूं मैं, मेरे दोनों ऊपर के एग्जाम्पल को मैं डिलीट कर देता हूं। मैंने बोला ना तो मेरे पास रिस्क है कि बंदा नहीं देगा, श्योरली देगा, मुझे अच्छे से पता है कि बंदा पैसा मेरा दे देगा। दूसरा, ना ही मुझे अभी पैसे की जरूरत है, मेरे पास बहुत लिक्विड पैसा रखा हुआ है। उसके बाद भी बताइए, अगर आपका फ्रेंड आपको आज पैसा देता है और उस 1000 रुपीज को आप एफडी कर देते हैं एट द रेट ऑफ 7%, तो क्या एक साल के अंदर आपका 1000 रुपए का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा? क्या वो 1000 रुपीज का वैल्यू 1070 हो जाएगा? क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या ये 70 रुपीज का जो इनकम जो आपको आ सकता था, क्या आपने वो रोक दिया? अगर आप उससे पैसा आज नहीं ले रहे हो ना, तो आप उस जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप उस जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप अपनी आती हुई इनकम को रोक रहे हो। आई होप बहुत इजी बात है, सभी को समझ में आ गई होगी। आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी ये बात कि सर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी थी। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट will be lost if money not received today। अच्छा, जितना लेट हम इन्वेस्ट करते हैं उतना कम इंटरेस्ट मिलता है ना हमको, ये तो सभी को पता होगा। अभी अगर आज आपने इन्वेस्ट किया और 1 साल बाद जाते तो 1 साल का इंटरेस्ट मिलता है, 2-3 महीने बाद जमा करोगे तो 2 महीने का इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई सभी को बात? यस, ये हुआ थर्ड पॉइंट। इसमें तो मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि मुझे श्योर है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड द लास्ट रीजन इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या सर? डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर। सर क्या मीनिंग हुआ? अरे भाई, ये जो 1000 रुपए आपके पास थे, उस 1000 रुपए से आज आप, हो सकता है कि 1000 रुपीज का आपको एक स्पीकर लेना था, ब्लूटूथ स्पीकर आता है ना, 1000 रुपीज का ब्लूटूथ स्पीकर आपको लेना था अमेजोन से। अगर आज आपके पास पैसे आ जाते, आप ऑर्डर कर देते, 4 दिन के अंदर स्पीकर आ जाता। अच्छा, आपने बोला चलो कोई बात नहीं यार, दोस्त है उससे पैसा नहीं लेना, अगले साल ले लेंगे स्पीकर। उसने अगले साल पैसा दिया 1000 रुपीज, आपने उससे पैसा लिया और आपने अमेजोन में जाके चेक किया, आपने देखा यार प्राइस ऑफ द स्पीकर इज इंक्रीज टू 1299। अब मुझे बताइए, क्या उसी पैसे से पहले जो स्पीकर आ सकता था, अब वो स्पीकर नहीं आ पा रहा? क्या बात समझ रहे हो मेरी? तो सर वही मनी जो है, उससे जो चीज पहले खरीदी जा सकती थी, अब शायद नहीं खरीदी जा सकती हो, तो ये भी तो आपने लॉस कर दिया ना। अगर आपने सही समय पे पैसा नहीं लिया तो आपने ये वाला लॉस भी कर दिया सर, आपने चीजों को महंगा होने दे दिया। और अगर चीजों को सस्ते रहने पर ही खरीद लेते आप तो कितना फायदा होता। अब बच्चों का सवाल ये आएगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है चीजें सस्ती हो गई हो। दोस्तों मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, इन जनरल ऑलवेज द प्राइसेस आर इन राइजिंग फॉर्म, ठीक है ना। तो इन जनरल क्या होता है? इन्फ्लेशन इज देयर, इन जनरल इन्फ्लेशन इज देयर। सामान्यतः इन्फ्लेशन ही होता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर होता है आपका कि क्यों हम बोल सकते हैं कि 1000 रुपए जो हमें आज मिले हैं, वो 1000 रुपए 1 साल बाद 1000 रुपए मिलने से ज्यादा वैल्यूएबल है। अब मुझे बताइए, क्या सारे लोग इस स्टेटमेंट को एग्री करते हो? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट गाइस, that 1000 received today is more valuable than 1000 received a year after? Are you all fine with this statement? Yes, perfect. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर टर्म्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल टर्म्स, कि मेरे लिए ज्यादा यूजफुल ये था कि मुझे पैसा आज मिल जाए। परफेक्ट। चलिए, ये बात हो गई हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। एक बार फटाफट हम लोग नोट्स में आते हैं दोस्तों और इस चीज को चेक करते हैं। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? A sum of money received in future is less valuable than it is today। अगर फ्यूचर में कोई पैसा मिल रहा है ना, आज के मिले हुए पैसे से कम वैल्यूएबल है वो। मैंने उसी स्टेटमेंट को उल्टा लिखा है, फ्यूचर में अगर मुझे कोई मनी रिसीव हो रही है, इट इज लेस वैल्यूएबल देन व्हाट इट इज टुडे। गॉट इट? नाउ ₹100 नोट गिवन टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन ₹100 नोट गिवन अ ईयर आफ्टर। 1 साल बाद अगर आपको 1000 का नोट मिलता है,
वो कम वैल्यूएबल होगा इन कंपैरिजन टू 1000 जो हमारे पास आज है। ठीक है दोस्तों, ये एक बात हो गई। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी? फर्स्ट इज रिस्क फैक्टर, रिस्क दैट पेयर विल नॉट गिव मनी। सबसे बड़ा रिस्क सर कि पेयर हमको पैसा ही ना दे। सेकेंड, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कैश गिवन टुडे विल बी इमीडिएटली अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग, हैंस मोर वैल्यूएबल। जो पैसा हमें आज मिला है उसे हम आज ही यूज कर सकते हैं। इट इज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग, खर्च करने के लिए अवेलेबल है, जो कि अन्यथा नहीं होगा अगर आप उस पैसे को आज नहीं लेते हैं। देन कम्स द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन जनरल एज द टाइम गोज ऑन परचेजिंग पावर ऑफ द मनी गेट्स रिड्यूस्ड। सभी को समझ में आ गई बात। एंड द लास्ट थिंग इज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। Cash given today could be invested to a better investment that could appreciate its value. अगर आज जो आपको पैसा मिला था उसे आप इन्वेस्ट कर देते तो हो सकता है आपके पैसे की वैल्यू वैसे भी बढ़ जाती, और उस बढ़ी हुई वैल्यू को आप नहीं रिसीव कर पाए हो आप, क्योंकि आपने पैसा नहीं लिया। आई होप ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। व्हाट आर द रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी? अब दोस्तों जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो एक बैकग्राउंड समझना, बैकग्राउंड ऑफ द ट्रांजैक्शन बोलूंगा मैं इस चीज को। देखो जब भी पैसे की बात आती है ना, या जब भी इंटरेस्ट वर्ड यूज होता है, इंटरेस्ट वर्ड, जब आप इंटरेस्ट के आसपास घूमते हो तो आप इनमें से किसी ना किसी पार्टी का नाम जरूर सुनते हो। पार्टी मतलब एंटिटी। सर कौन सी पार्टीज? देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं बोरोवर। सर बोरोवर का मतलब क्या होता है? वन हु, बोरोवर लेन देने वाला, वन हु टेक लोन और वन हु गिव लोन। सर बोरोवर मतलब वन हु टेक लोन, टेक्स लोन। ये हुई बोरोवर की बात। बोरोवर के बाद आता है आपका लेंडर, जो कि जनरली बैंक होता है, फिर भी मैं लेंडर वर्ड यूज करूंगा। वन हु गिव्स लोन। ठीक है भाई। उसके बाद आपकी बात आती है इन्वेस्टर। सर इन्वेस्टर कौन होता है? जिसके पास खाली पैसा होता है और जो पैसा इन्वेस्ट करता है, वन हु इन्वेस्ट मनी। एंड लास्ट इज इन्वेस्टी। ये वर्ड शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। इन्वेस्टी का मतलब होता है जहां पर इन्वेस्ट करता है, टू हुम इन्वेस्टर इन्वेस्ट, जिसके ऊपर इन्वेस्ट करता है। मतलब कि अगर मैंने एफडी करी है एसबीआई में तो मैं हो गया इन्वेस्टर और एसबीआई हो गया मेरा इन्वेस्टी। ये बात सबको समझ में आई? ये अपोजिट पार्टीज थी। अच्छा जी, ये चार पार्टी थी हमारी, बोरोवर, लेंडर, इन्वेस्टर और इन्वेस्टी। अच्छा, अगर मैं बात करूं बोरोवर की, तो बोरोवर के सामने होता है लेंडर। और सर इन दोनों किसी एक कॉमन चीज से जुड़े होते हैं। वो कॉमन चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। सर बोरोवर जो है वो इंटरेस्ट पे करता है, और लेंडर जो है वो इंटरेस्ट का क्या करता है सर? वो इंटरेस्ट रिसीव करता है। ठीक है भाई, ये हो गई इंटरेस्ट की बात। अब अगर मैं इन्वेस्टर की बात करता हूं और इन्वेस्टी की बात करता हूं, इन्वेस्टर क्या करता है? इंटरेस्ट देता है या इंटरेस्ट रिसीव करता है? बताइए। इन्वेस्टर इंटरेस्ट रिसीव करता है या फिर इन्वेस्टर इंटरेस्ट देता है? बताइए सर। रिसीव इंटरेस्ट। और जो आपका इन्वेस्टी है, इन्वेस्टी जो है वो इंटरेस्ट पे करता है, इट पे इंटरेस्ट। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, बोरोवर के लिए इंटरेस्ट, बोरोवर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है या इनकम है? सभी लोग बताइए फटाफट। बोरोवर के लिए इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस होगा या इनकम होगा? ये जो इंटरेस्ट है एक्सपेंस होगा या इनकम होगा? सर दिस इज इंटरेस्ट एक्सपेंस। और वही इंटरेस्ट, वही सेम वैल्यू सामने वाली पार्टी लेंडर के लिए क्या बन जाएगी? व्हाट विल इट बिकम फॉर लेंडर? इट विल बिकम इनकम।
आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो कि किस पार्टी के लिए इंटरेस्ट क्या है और किसके लिए क्या नहीं है। अच्छा जी, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्ट क्या है सर? इनकम। इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्ट है इनकम और इन्वेस्टी के लिए है एक्सपेंस। परफेक्ट, ये बात सभी को समझ में आ गई है। चलिए दोस्तों, अब हम पार्टीज के बारे में बात करते हैं। पार्टीज ये रही सर हमारे सामने। लेंडर, लेंडर के लिए इंटरेस्ट है इनकम। जब हम लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, आप सभी ने सुना होगा इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें एक प्रिंसिपल जैसे वर्ड का यूज करना पड़ता है। प्रिंसिपल का मतलब होगा क्या सर इस ट्रांजैक्शन में? जब आप लोन के ट्रांजैक्शन की बात करते हो ना, तो कितने रुपए का लोन लिया गया है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल। ठीक है। अच्छा, बोरोवर, बोरोवर के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन होता है? वो भी लोन होता है। उसके लिए इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और वहां भी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ लोन। ठीक है सर। फिर बात आती है इन्वेस्टर। सर इन्वेस्टर एक ऐसी पार्टी जिसके लिए इंटरेस्ट है इनकम, और इन्वेस्टमेंट के ट्रांजैक्शन में प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितने रुपए का इन्वेस्ट, मैंने अगर 5 लाख रुपए एफडी में लगाए तो 5 लाख इज माई प्रिंसिपल। इन्वेस्टी, एक्सपेंस, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम थिंग। ठीक है दोस्तों, क्या सभी को ये वाला टेबल समझ में आ गया? इज इट क्लियर गाइज? इज दिस टेबल क्लियर? यस, इट वॉज इजी, इट वॉज इजी, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। अब हम आ चुके हैं मेन पॉइंट में सर, जिसका नाम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है क्या सर एक्चुअली? सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले भी हम इंटरेस्ट वर्ड को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करते हैं। You lent rupees 10,000 to Mr. B. Now, Mr. B will repay you the money in 2 years. He will repay you the same money in 2 years. Will you ask him to compensate you for 4 things? First, the risk you will take. Second, the liquidity you will sacrifice. Third, the investment you will lose, investment opportunity. You could have invested the same money. And fourth is inflation. क्या लिखा मैंने दोस्तों? मेरे पास 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा थे, मैंने मिस्टर बी को दे दिए। अब मिस्टर बी को जब मैं वो 10,000 रुपीज दे रहा हूं, तो क्या मैं उनसे बोलूं कि भाई आप 2 साल तक मेरा पैसा रखोगे तो मुझे 4 रिस्क उठाने पड़ेंगे, क्या आप उससे उस रिस्क का कंपनसेशन मांगोगे? विल यू आस्क हिम फॉर द कंपनसेशन फॉर दीज 4 रिस्क? बिल्कुल मांगेंगे सर, इन अ बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, अब हम बिजनेस में आ चुके हैं, फैमिली से बाहर आ जाओ। फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं मांगता, फ्रेंडशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं मांगता, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता सर। आप रिस्क ले रहे हो तो आप उससे एक्स्ट्रा मनी मांगोगे। ये जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन आप मांगते हो, यही इंटरेस्ट होता है। दिस कंपनसेशन इज व्हाट? दैट इज द इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए, तो जब भी कोई पार्टी किसी से पैसा लेती है, तो देने वाली पार्टी जो पैसा दे रही है वो कुछ कुछ सेक्रीफाइसेस कर रही है। उस सेक्रीफाइसेस का कंपनसेशन जो है वही इंटरेस्ट कहलाता है। सो वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय पेयर, पेयर के द्वारा, पेमेंट करने वाले के द्वारा जो वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस होता है, वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय पेयर इज कंपनसेटेड बाय इंटरेस्ट चार्ज्ड टू पेई। अच्छा भाई, फायदा किसको हो रहा है उस चीज का? फायदा पेई को हो रहा है। जिसके पास पैसे नहीं थे उसको फिर भी लिक्विडिटी मिल रही थी, जिसके पास पैसा नहीं था फिर भी वो उसे इन्वेस्ट कर सकता था, उसके अल्टीमेटली लिक्विड मनी आ गई थी सर।
तो कुछ ना कुछ तो उसे पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ये इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट आप सभी जानते हैं, बस हमने एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया। अच्छा जी, अब हम हमारे मेन टॉपिक में आ जाते हैं, विच इज सिंपल इंटरेस्ट। सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आप सभी ने बचपन में ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, प्रिंसिपल रेट इंटरेस्ट, लेकिन हम उस फॉर्मूले से स्टार्ट नहीं करते। हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। You have deposited rupees 20,000 in a saving account, which gives interest। ये ऐसा सेविंग अकाउंट है जो हमें इंटरेस्ट देता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। What will be the balance? What will be the balance in account after 3 years? Make a passbook। और आप इस चीज को पासबुक बनाकर समझाइए, ठीक है भाई। हम लोग इस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक पासबुक का फॉर्मेट बनाते हैं सर। अच्छा जी, ये मैंने फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी कर दिया। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा डेट, फिर मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद लिखूंगा क्रेडिट अमाउंट। अच्छा, मैं पैसे कुछ भी नहीं निकाल रहा हूं, सिर्फ बैलेंस देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने डेबिट का कॉलम नहीं लिया है। चाहते तो डेबिट का कॉलम भी आना चाहिए वैसे, तो बैलेंस लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले हमने बात शुरू करी आज से। आज की डेट क्या है बताइए सर? आज की डेट है हमारी 21 मई, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 21 ऑफ मई 2020। 21 मई 2020। आज मैंने पैसा डिपॉजिट किया, तो मैं यहां पर लिख देता हूं नरेशन में, डिपॉजिट हुआ। सर कितना डिपॉजिट किया? 20,000। तो बताइए बैलेंस कितना हो गया? सर बैलेंस भी हो गया 20,000। अब बैंक हमें बोलता है कि साल में हम आपको 6% से ब्याज देंगे, 6% से इंटरेस्ट देंगे। तो मैं चला गया 20 मई 2021 की ओर। सर आज की डेट को भी अगर आप गिनते हो, सपोज आज सुबह आपने पैसा जमा किया है, तो एक साल कंप्लीट होता है अगली 20 मई को। बताइए इस दिन बैंक क्या करेगी? सर इस दिन बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करेगी। और क्या आप मुझे बताएंगे इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? सर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल मेरा क्या है? जितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 20,000। अच्छा, इंटरेस्ट का रेट क्या है? 60%, 6%। तो क्या आप मुझे बताएंगे सारे लोग कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा यहाँ पर? सर इंटरेस्ट क्रेडिट होगा आपका 20,000 इंटू 6%। सर कैलकुलेटर में क्या हम इसे कर सकते हैं? डायरेक्टली कर सकते हो आप दोस्तों। 20,000 इंटू 6 और परसेंट की बटन दबा दीजिए। 20,000 इंटू 6 और परसेंट। तो आपको सबसे पहले टाइप करना है कैलसी में 20,000, फिर मल्टीप्लाई का बटन, फिर 6, फिर जैसे ही आप परसेंट बटन प्रेस करते हैं आपको इक्वल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आंसर आ जाएगा 20,000 इंटू 6%, 1200। अच्छा, जहां भी किसी को कैलसी में प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कैलसी समझना बहुत ज्यादा जरूरी। बताइए बैलेंस कितना हो गया? सर 21,200। अच्छा जी सर, फॉर्मेट तो हमारा छोटा पड़ गया। एक काम करता हूँ ना, इसको हटा देता हूँ अभी। चलो, आपको कैलकुलेशन तो समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन यहां भी लिख सकते हैं वैसे तो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे स्टार बना देता हूँ कि भाई ये जो 1200 आया है मेरा, ये 20,000 इंटू 6% करके 1200 आया। ये मैंने ऊपर कैलकुलेशन लिख दिया उसका। सर उसके बाद हम चले जाते हैं 20th ऑफ मई
2022 फिर से हमारा एक साल कंप्लीट हो गया, फिर से हमको इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। और फिर से कितना अमाउंट क्रेडिट होगा सर? प्रिंसिपल का 6% फिर से मिल जाएगा हमें, प्रिंसिपल का 6% फिर से मिल जाएगा। अब बैलेंस हो जाएगा मेरा 21,200 प्लस 1,200 विच इज 22,400। सर अब हम थर्ड ईयर के एंड में चले जाते हैं, 20th May 2023। फिर से हमें इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, कितने का होगा? सेम अमाउंट का होगा 1,200, और हमारा बैलेंस हो जाएगा 23,600। क्या सभी को समझ में आया बैलेंस कितना हो गया? यस। अच्छा, अब कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको यहां पर मुझे बतानी है। बताइए दोस्तों, टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न कर लिया हम लोगों ने 3 साल में? टोटल इंटरेस्ट अर्नड, सर मैं इसे लिख देता हूं 1,200 प्लस 1,200 प्लस 1,200। सर हर साल सेम इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, तो आप इसे डायरेक्टली भी तो निकाल सकते थे कि 1,200 पर ईयर का इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ इयर्स 3, 3,600। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे हुआ था? इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे हुआ था सर? सर ये जो 1200 आया था ना, ये 1200 का जो मेथड था वो था आपका 20,000 जो आपने प्रिंसिपल लिया, उसमें आपने इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, इंटरेस्ट के रेट को 6%, तो आपका 1,200 आया था। तो अगर मैं आपसे फॉर्मूला बनाने को बोलूं कि बताइए भाई सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना आपने अर्न किया, तो आप यही बोलोगे ना, सर पहले मैं एक साल का इंटरेस्ट निकाल देता हूं 20,000 इंटू 6%, ये मुझे एक साल का इंटरेस्ट मिल गया। अभी जो जितना भी इंटरेस्ट आया एक साल का, उसमें नंबर ऑफ इयर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं, बताइए कितना आंसर आएगा? सर वही आएगा 3,600। तो हम लोगों ने मिलके साथ में फॉर्मूला बनाया दोस्तों, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं थी। फॉर्मूला क्या बनाया हमने? सर फॉर्मूला हमने बनाया सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल विच इज P इनटू रेट इनटू टाइम। अच्छा सर रेट क्या होता है? परसेंटेज फॉर्म में लिखा होता है 6%। वैसे आप सभी को पता होना चाहिए 6% का मतलब 6 नहीं होता। 6% का मीनिंग क्या होता है बताइए सारे लोग? सर परसेंट का मतलब होता है 6% मतलब 6/100 पर 100 ना, परसेंट। तो इसलिए या तो आप रेट अपॉन 100 लिख दो, या फिर ऐसा नहीं भी फॉर्मूला लिखोगे तो चलेगा, इतना तो खुद से समझ में आना चाहिए, परसेंट है तो डिवाइडेड बाय 100 करना है। ठीक है, तो रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। तो यही हमारा दोस्तों फॉर्मूला बन गया सिंपल इंटरेस्ट का। तो दोस्तों अप्रोच समझ में आई हमारी पढ़ने की? हमको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि कैसे बिजनेस में काम होता है, और फिर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिख के कैलकुलेशन करना ये तो बच्चों वाली बात रह गई है, ये आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला नंबर 1 ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिस के लिए, और आप लोग फटाफट मुझे आंसर देंगे। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। सर जो हमें लास्ट में मिलता है बैलेंस, बैलेंस ये है क्या एक्चुअली? सर ये है एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ अमाउंट। एक्यूमुलेटेड का मतलब इकट्ठा किया हुआ। सर इकट्ठा किया हुआ मतलब, अरे भाई जितना जितना इंटरेस्ट अर्न किया मैंने 3 साल में, उसको इकट्ठा करता गया, जोड़ता गया, ऐड करता गया, तो ये मेरा एक्यूमुलेटेड अमाउंट आ गया। दिस इज कॉल्ड माय अमाउंट। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए भी लिखते हैं सीधे। तो मैं लिख दूंगा ए का फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू जितना भी प्रिंसिपल था वो तो वापस मिलना ही मिलना है सर, वो तो मेरा ही पैसा है बिना इन्वेस्टमेंट का, और उसमें जितना भी मैंने सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया है ये मिला के मेरा कहला जाएगा अमाउंट एक्यूमुलेटेड अंडर एसआई। तो ये किस चीज का फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला था दोस्तों अमाउंट एस पर एसआई। मैं शॉर्ट में से अमाउंट एस पर एसआई लिखूंगा। अमाउंट का मतलब अमाउंट एक्यूमुलेटेड। ठीक है, चलिए, और यही हमारे बैलेंस के बराबर भी होता है। बैलेंस का मतलब यही होता है, जो बैलेंस आपसे पूछा था ना, मतलब अमाउंट ही पूछा था। इस क्वेश्चन में अगर आप मुझसे अमाउंट पूछेंगे, मैं सीधे बोल दूंगा भाई ये जो 23,600 आ रहा है ना, यही मेरा अमाउंट है।
ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में। You have taken loan of rupees 1 lakh from SBI. Duration is 5 years. Amount, full amount लिखता हूं मैं, full amount to be repaid at the end with interest at the rate 11% per annum is, ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। आपने 10,000 का लोन लिया एसबीआई से 5 वर्षों के लिए, कितना पैसा एट द एंड ऑफ 5 इयर्स आपको पे करना होगा अगर 11% से इंटरेस्ट रेट लग रहा है तो। चलिए दोस्तों सभी लोग मुझे बताइए कितना फाइनल पेमेंट करना होगा। मैंने पूछा क्या है इस पर अच्छे से ध्यान देना सभी लोग। फुल अमाउंट टू बी रिपेड, सर इंटरेस्ट इज ऑलवेज अ एक्स्ट्रा अमाउंट। फुल अमाउंट तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के होता है। सर फुल अमाउंट तो तब निकाल पाऊंगा जब मैं इंटरेस्ट निकाल पाऊंगा। तो सभी लोग सबसे पहले करेंगे एसआई का कैलकुलेशन। सर एसआई कैसे निकलेगा भाई, प्रिंसिपल देख लो 1 लाख रुपीस, इस पर अगर आप 11% से मल्टीप्लीकेशन करते हो तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाता है। ऐसे मुझे 5 साल तक इंटरेस्ट देना है, ये मेरा एसआई आ गया। 1 lakh into 11% into 5 years which is 55,000। तो 55,000 तो एक्स्ट्रा बैंक मांगेगा, बाकी जो आपने बैंक से लिए थे वो भी तो देना पड़ेगा। तो अमाउंट विल बी इक्वल टू जो 1 लाख आपने पहले लिए थे बैंक से प्रिंसिपल प्लस जो ब्याज बनता है, जो इंटरेस्ट आपको देना बनता है विच इज 1,55,000 रुपीज। किसी को प्रॉब्लम इस एग्जाम्पल में? एनीबडी हैविंग प्रॉब्लम? नहीं होना चाहिए भाई, होना तो नहीं चाहिए। नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है भाई, इजी है चैप्टर, बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा जी, ये था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा कुछ डिस्कशन करने से मतलब नहीं है। एक काम करते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज ए को फटाफट ट्राई करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज ए। तो हमारा स्टडी मटेरियल ये रहा हमारे सामने। नहीं सॉरी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस, चलिए हम लोग 1 by 1 एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न्ड ऑन ₹2,000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years? सर 5 सेकेंड क्वेश्चन। 2,000 इंटू 6% इंटू 2 आ गया 240। खत्म बात, यहीं पे बात खत्म हो जाती है। कोई लिखना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेटर चलाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, फ्लो समझ रहे हो ना? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कैलसी चलाते बन रहा है? क्या किया मैंने एक बार देख लो इस क्वेश्चन में। देखो 2000 किया मैंने, इंटू 6% का बटन प्रेस किया, इंटू 2 किया, इक्वल दबाया, 240 आंसर आ गया। आई होप ये सभी को क्लियर है। ठीक है, चलिए अब ये सानिया वाला करिए। सानिया डिपॉजिटेड 50,000 इन अ बैंक फॉर 2 years with the interest at 5.5% per annum. How much interest will she earn? 50,000 into 5.5% into 2 years। मैंने आंसर निकाल दिया है, मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं। फायर द आंसर्स।
सर मैंने आंसर निकाला है 50,000 लिखा मैंने इंटू 5.5% लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया सर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, सो आई हैव गॉट 5500। चलिए दोस्तों चेक कर लेते क्या 5500 हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इन एग्जाम्पल 2, जो एग्जाम्पल 2 आपने किया उसमें फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू। भाई बैंक के पास जाओगे तो बैंक से 5500 थोड़ी मांगोगे, पहले बैंक से बोलोगे चलिए 50,000 दीजिए जो हमने आपको दिए थे, अब उस पे जो हमने इनकम अर्न करी जितना इंटरेस्ट अर्न किया वो भी दीजिए, तो आप क्या करेंगे 50,000 प्लस 5500 which is 55500, 55,500। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर गाइस, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, Sachin deposited 1 lakh in his bank for 2 years at simple interest rate of 6%. How much interest would he earn? How much be the final value of deposit? फटाफट सर 1 लाख इंटू किया मैंने 6% का बटन दबाया, इंटू किया 2 इक्वल का बटन दबाया, मेरे पास आ गया 12,000। डिपॉजिट की फाइनल वैल्यू मतलब अमाउंट निकालने को बोल रहा है, तो मैंने 1 लाख जो निकला था उसमें 12,000 ऐड कर दिया, तो आई हैव गॉट 1,12,000। ठीक है गाइस, चलिए फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों अब कहानी बदल रही है, अब आपसे पूछा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट owed after 6 month is 1050, borrowed amount being 1000। मुझे सारे लोग पहले तो ये बताइए टाइम ड्यूरेशन कितना है, यहां पर इस क्वेश्चन में टाइम ड्यूरेशन कितना है, 6 मंथ। जब हम टाइम वैल्यू, जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम यहां पर लिखते हैं P इंटू आर इंटू टी। अब ये जो T होता है ना दोस्तों, ये ईयर्स में होता है, तो क्या मैं फॉर्मूले में 6 इयर्स लिख सकता हूं, क्या मैं फॉर्मूले में डायरेक्टली 6 का यूज कर सकता हूं, मुझे बताइए सारे लोग। इज इट ओके टू यूज 6? नो। सो व्हाट शुड आई यूज? सर सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये 6 मंथ जो होता है ये कितने इयर्स के बराबर होता है, मुझे कोई बताएगा दोस्तों। 6 मंथ इज इक्वल टू 0.5 ईयर, हाफ बोल दो या 0.5 बोल दो, एक ही बात है। 6 मंथ इज इक्वल्स टू हाफ ईयर। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आधा साल मतलब 6 महीना। जी हाँ, तो 6 महीने तक पैसा रखा था और अब वो हो चुका है 1050। जब मैंने बोरो किया था तब 1000 रुपए बोरो किए थे, लेकिन अभी मुझे 1050 पैसे देने हैं। ओल्ड का मतलब समझते हो आप लोग? ओल्ड का मतलब कितना पे करना है सामने वाले को, मतलब ये जो 50 एक्स्ट्रा आया वो क्या होगा, ये जो 1050 है और ये जो 1000 है, इन दोनों का जो गैप है 50 रुपीज, सर ये क्या होगा, ऐसा ही 50 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट हमको एक्स्ट्रा देना है। अच्छा जी, 1 मिनट में बैटरी ऑन कर लेता हूं। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे सर कि ये जो 1000 रुपीज तो आपने बोरोइंग करी और अभी आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 1050 देना है, तो ये जो 50 रुपए ज्यादा है वो क्या होंगे, इंटरेस्ट होंगे। तो चलिए चेक करते हैं फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सर एसआई के फॉर्मूले में पी चाहिए, पी गिवन है क्या, यस सर 1000। आर गिवन है क्या, सर वही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। टाइम गिवन है क्या, यस सर 0.5 ईयर्स। और क्या दिया, इंटरेस्ट गिवन है क्या, इंटरेस्ट गिवन तो नहीं था लेकिन मैंने निकाल दिया, a माइनस पी करके मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया। व्हाट वाज माय a, अमाउंट वाज 1050, व्हाट वाज माय p 1000, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिल गया 50। तो क्या आप फॉर्मूले में सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं? चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारी नोटबुक में, सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा सर, SI इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI मेरे पास दिया है 50 रुपीज, दोस्तों ध्यान देना 50 रुपीज इज द इंटरेस्ट, प्रिंसिपल आपको दिया है 1000, रेट आपको निकालना है 100 लिख दो नीचे, टाइम लिख दो 0.5। अब क्या करेंगे, अब बड़ा सिंपल है सर, 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 को डिवाइड कर दो, 0.5 को भी डिवाइड कर दो। तो मैंने लिखा कैलसी में 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.5। देखते हैं क्या आंसर आता है, 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.5। आई एम गेटिंग आंसर एज 10। जैसे ही मैंने इक्वल प्रेस किया, आई एम गेटिंग आंसर एज 10। इसका मतलब आर की वैल्यू 10 हो गई।
तो आर क्या है आपका 10% पर एनम। दोस्तों बताइए किसको किसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। दिस वाज एग्जांपल 5। अच्छा जी, अच्छे से ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। सर जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन सिर्फ इंटरेस्ट पूछेगा हमसे। कभी कभी क्वेश्चन हमको बाकी डिटेल्स दे देगा और इंटरेस्ट हमें निकालना भी हो सकता है, रेट भी निकालना हो सकता है, कुछ भी निकालना हो सकता है। सर हम ओरिजिनल फॉर्मूला जानते हैं कि अवर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। अब अगर ये एक पूरी इक्वेशन है, एक पूरा फॉर्मूला है, इसमें अगर आपके पास एसआई दे दूं, मैं प्रिंसिपल बता दूं, टाइम बता दूं, 100 तो पता ही है, तो क्या आप आर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन सर क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास पी गिवन था 1000, कि भाई मैंने इतने की बोरोइंग करी, आपको समझाया था कि इतने का लोन लेते हो दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था अमाउंट बीइंग 1000, बोरोड अमाउंट बीइंग 1000, ये 1000 लिख दिया। रेट मैंने सर नहीं लिखा क्योंकि रेट मुझे नहीं पता। टाइम मेरे पास दिया हुआ था 6 मंथ, तो पहले मैंने 6 मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट किया, तो 1/2 ईयर्स या 0.5 ईयर्स भी लिख सकता हूं, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। फिर सर हमने बात करी क्या हमारे पास ऐसा ही था, तो हमने बोला नहीं सर क्वेश्चन में तो ऐसा ही नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है कि अक्यूमुलेटेड अमाउंट 6 महीने के बाद कितना है, 1050। दोस्तों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, A इज इक्वल टू P प्लस SI। अगर A पता है 1050, अगर P पता है 1000 प्लस SI, क्या मुझे बताओगे आप कि SI की वैल्यू कितनी होगी? SI की वैल्यू हो जाएगी 50। इसका मतलब SI भी मेरे पास अवेलेबल है, SI की वैल्यू है 50। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में सारी चीजें एज इट इज पुट कर दूंगा सर, एज इट इज। SI की जगह हमने लिख दिया 50 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल की जगह हमने लिख दिया 1000, R को हमने R ही रहने दिया, T को हमने लिख दिया 0.5, अब डिवाइडेड बाय 100। अच्छा इसके बाद किसी को प्रॉब्लम आ रही कि सर इसको कैसे सॉल्व किया? दोस्तों बड़ा सिंपल सी बात है, जो चीजें मल्टीप्लाई में है सामने जाएंगी तो डिवाइड हो जाएंगी, जो चीज 100 जो डिवाइड में है तो सामने जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने कैलसी में क्या किया, सबसे पहले प्रेस किया 50 में मुझे मल्टीप्लाई करना है 100, तो फिर मैंने 100 मल्टीप्लाई किया। फिर 1000 और 0.5 को डिवाइड करना है, तो मैंने कर दिया डिवाइड 1000, उसके बाद डिवाइड कर दिया 0.5, फिर मैंने इक्वल की बटन प्रेस करी तो आंसर आ गया 10। अच्छा अभी किसी को डाउट रह गया क्या? जिसको डाउट था प्लीज रिप्लाई कर दो इफ इट इज डन। देखो दो चीजें, एक है कंसेप्चुअली समझ में आ रहा है कि नहीं, और दूसरा है सर कि कैलकुलेटर आपने कैसे यूज किया ये समझ में आ रहा है कि नहीं। दोनों ही चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। कंसेप्चुअली समझ में आ गया लेकिन कैलकुलेटर नहीं लगा पा रहे तो भी मुझे बोलो कि सर कैलकुलेटर समझा दो एक बार, ठीक है। कैलकुलेटर में बन गया लेकिन कंसेप्चुअली समझ में नहीं आया था तो भी मिस्टेक है, तो भी क्वेश्चन तो होंगे नहीं एग्जाम में, ठीक है। चलिए ये था एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 के बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 6 में। एग्जाम्पल 6 आपके लिए पढ़ता हूं मैं। राहुल इन्वेस्टेड 7000 इन अ बैंक, 70,000 है, at the rate of 6.5% per annum simple interest. He received rupees 85,925 after the end of the term. Find out the period for which the sum was invested by Rahul. सर क्या क्या दिया है, गिवन डेटा देखो फटाफट। सबसे पहले इन्वेस्ट किया 70,000, ये 70,000 क्या होगा मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मेरे लिए क्या होता है, ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये मेरे लिए क्या होगा दोस्तों, ये होगा मेरा प्रिंसिपल P। परफेक्ट। रेट दिया हुआ है सर, बिल्कुल सही बात है। ही रिसीव्ड 85,925, ये 85,925 क्या है, व्हाट इज दिस 85,925? उसने इतने पैसे रिसीव किए हैं, तो ये 85,925 है क्या मेरे लिए सर? इट इज अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, इट इज नॉट इंटरेस्ट। अच्छा एंड ऑफ द टर्म में इतना रिसीव किया है। अब आपसे पूछ रहा है कितने समय में उसको इतना पैसा मिला होगा, मतलब रिक्वायरमेंट किस चीज के सर? क्वेश्चन देख के मुझे समझ में आया टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं यहां पर ही सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं गिवन चीजें लिखता हूं। मेरे पास गिवन है 70,000 P, गिवन है R मेरे पास 6.5%। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो गिवन है वो है A,
which is 85925. सर गिवन सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट आप लोग निकाल सकते हैं। मुझे कोई बताएगा सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हियर? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी सर? 85925 विच इज अमाउंट, उसमें माइनस करेंगे हम प्रिंसिपल को 70,000, सो वी विल गेट व्हाट? 85925 minus 70,000, we'll get 15,925. This is our simple interest. 15,925. Yes. अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, SI is equals to PRT upon 100, जिसमें से हमारे पास SI दिया हुआ है 15,925, प्रिंसिपल दिया है 70,000, रेट दिया है 6.5 अपॉन 100, टाइम आपको निकालना है। अब कैलसी में दोस्तों बताइए क्या करना चाहिए मुझे? सर कैलसी में हमें क्या करना चाहिए? टी इस तरफ है, टी को वहीं रहने दो, बाकी सारी वैल्यूज को सामने ट्रांसफर करो। तो सबसे पहली वैल्यू मेरे पास 15,925, ये 100 उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 70,000 उसमें डिवाइड हो जाएगा, और ये 6.5 भी उसमें डिवाइड हो जाएगा। बताइए सारे लोग टी की वैल्यू कितनी आ रही है? कैलसी से चेक करके आंसर आता है तभी बताएंगे। 15,925 into 100 divided by 70,000 divided by 6.5, I am getting 3.5 years. अच्छा, 3.5 तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम गाइज इन 3.5? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट बोल दो भाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें करनी है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T is 3.5 इज माई आंसर। अच्छा दोस्तों, एक स्पेशल बात आपको बताता हूँ टाइम को लेकर, जो एक बेसिक बात है टाइम कन्वर्जन्स की। अच्छा, आपका भी आंसर कितना आया था? सर आंसर आया था 3.5 इयर्स। अब मैं आपसे बोलूं, इसे मैं लिख सकता हूं 3 इयर्स, फिल इन द ब्लैंक्स मंथ्स। बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स गाइस, ब्लैंक्स फिल कीजिए। 3 साल और कितने महीने? अच्छा, मतलब सभी को समझ में आ गई ये बात कि सर 0.5 इयर्स का मतलब होता है, सबसे पहली बात तो हम ये लिखते हैं कि सर ये जो 3.5 है ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, एक तो 3 साल और एक आधा साल। 3.5 मतलब क्या? 3 और आधा। 3 साल मतलब तो 3 साल होता है, लेकिन आधा साल जो होता है सर वो 6 महीने के बराबर होता है, इसलिए 3 ईयर 6 मंथ। किसी को प्रॉब्लम नहीं? वेरी गुड गाइस। अब मैं आपसे कुछ दूसरी बात करने वाला हूं। मैंने लिखा fill in the blanks is equals to 4 years 3 months। बताइए, अब मैंने रिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, उल्टा पूछा आपसे। 4 years 3 months को आप पॉइंट में कैसे लिख सकते हो? ईयर्स में ब्लैंक इज इक्वल्स टू 4 year 3 months। हाउ मेनी ईयर्स? सिर्फ ईयर्स में आंसर चाहिए मुझे। अब फंस गए आप जाल में, आधे लोग फंस गए जाल में। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर दिया 4.3 इयर्स, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया कि भाई 0.3 ईयर मतलब 3 महीना, इसका मतलब तो फिर 0.5 ईयर का मतलब 5 महीना होना चाहिए, तो फिर 6 महीने का मतलब 0.6 होना चाहिए। तो फिर तो आप अपनी बात से ही मुकर गए सर, ये बात तो पूरी गलत थी। दिस इज टोटली रॉन्ग। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या समझाना चाहते हैं मेरे भाई? सिंपल सी बात है, 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ, राइट?
तो 1 मंथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ईयर में, बताइए 1 मंथ इक्वल्स टू कितना, 1/12 ईयर। बड़ा सिंपल है, 1 और वो ट्रांसफर हो जाते हैं सामने। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, 3 मंथ्स पूछ रहा हूं। तो 1 मंथ अगर 1/12 ईयर है तो 3 मंथ हो जाएगा 3 इंटू 1/12 ईयर्स, मतलब 3/12 ईयर्स। अभी 3/12 को पॉइंट में कितना लिख सकते हैं हम, 3/12, 0.25 ईयर्स। अच्छा, जिसने जिसने 4.3 आंसर दिया था दोस्तों, आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये बात अब समझ में आ गई कि आप क्या गलती कर रहे थे और अब नहीं करोगे। आप 3 महीने को 0.3 ईयर्स लिख रहे थे जबकि वो 0.25 ईयर्स होगा। और कैसे होगा, बड़ी सिंपल अप्रोच से मैंने बता दिया आपको। 1 साल 12 महीने, 1 महीने 1/12 साल, 1/12 ईयर। 1 महीने अगर 1/12 है तो 3 महीने कितना होगा, 1/3 इंटू 1/12 विच इज 3/12। और 3/12 को अगर मैं कैल्सी में चेक करता हूँ, इट इज इक्वल टू 0.25। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मुझे एक और फिल इन द ब्लैंक्स फिल करके बताइए। 7 years 5 months, 7 year 5 months को सिर्फ ईयर के फॉर्म में लिखकर बताइए पॉइंट्स में। अरे गाड़ी कहां अटक गई भाई, 1 सेकंड का आंसर है। जी हाँ दोस्तों, 7.416 इज द करेक्ट आंसर। सर क्यों, 7 ईयर तो 7 ईयर रहेगा, 5 मंथ हो जाएगा 5/12 ईयर। और 5/12 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0.4166। तो मैंने 7 में 0.4166 को ऐड कर दिया। ये टाइम कन्वर्जन अब आपको समझ में आने लगे हैं दोस्तों। चलिए, वन लास्ट एग्जांपल, ओके। 6.7 years can be written as 6 year how many months? अच्छा, सभी लोग 6.583 बोल रहे हैं, मुझे तो गड़बड़ लग रही कुछ इसमें। मैंने तो आपसे पॉइंट में आंसर पूछा ही नहीं है, मैंने तो आपसे पूछा है 6.7 years कैन बी रिटर्न एज 6 year हाउ मेनी मंथ्स। सभी का आंसर गलत है, अभी तक जितने लोगों ने आंसर दिया है सबका आंसर टोटली गलत है। चलिए बताइए, सोचिए एक बार, हाउ मेनी मंथ्स, 7 मंथ। रिद्धि, 0.7 ईयर 7 मंथ के बराबर होता है क्या? अगर ऐसा होता है तो फिर हमने जो ये वाली बात करी थी जिसको क्रॉस किया था वो आपने समझी नहीं, फंस गए हो। वेरी गुड, मैं चाहता था कि आप यहां पर फंस जाएं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सोचो, अब सही आंसर सोचो। फिर से हम लोग कन्वर्जन करते हैं। देखिए दोस्तों, 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स। मेरा जो बचा हुआ पार्ट है 6 ईयर्स के बाद, वो कितने ईयर्स हैं, 0.7 ईयर्स। भाई अगर 1 साल 12 महीनों के बराबर होता तो 0.7 किसके बराबर होगा, 12 इंटू 0.7, 8.4 मंथ्स। तो आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पे, 6 ईयर 8 मंथ्स के आसपास। और उसके बाद 0.4 और है तो उसे हम डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं लिख देता हूं 6 ईयर 8.4 मंथ, 6 ईयर 8.4 मंथ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए 8.4 मंथ जो हमारा आया है, 8.4 मंथ्स, क्या आप इसे लिख सकते हैं 8 मंथ्स फिल इन द ब्लैंक्स डेज? मैंने अभी फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन फिर भी अगर आप लिख पाते हैं तो आपका मेंटल एबिलिटी बढ़ चुका है।
8 months, 8.4 मंथ मतलब कितने दिन होते हैं एक्स्ट्रा? अच्छा 0.4 मतलब 40 दिन। क्या बात है, एक महीने में 30 दिन होते हैं और आधे महीने में 40 दिन होते हैं 0.4 महीने में। क्या बात है, सोचो सोचो भाई, लॉजिकली सोचो, फॉर्मूला बाद में देखना, लॉजिकली तो सोचो। 0.4 मंथ, अरे भाई अगर एक महीना, इफ 1 month इज इक्वल्स टू 30 days, अजम्पशन ले रहा हूं 30 days, ऑन एन एवरेज 30 होता है इसलिए, तो फिर 0.4 मंथ किसके बराबर होगा? 30 इंटू 0.4 विच इज 12 days। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पर 8 month 12 days। इसका मतलब आप यहां पर भी लिख सकते हो और डिटेल में 6.7 year कैन बी रिटर्न एज 6 year 8 month and 12 days। ठीक है गाइज, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कुछ कंक्लूजन्स लिखता हूं जहां आप लोग कंफ्यूज होते हैं, अब कंफ्यूज आपको नहीं होना है, फॉर्मूला ही लिखा देता हूं। चलो, कन्वर्ट फ्रैक्शन ईयर्स into months by multiplying 12। बड़ा सिंपल है भाई, आपके पास फ्रैक्शन ईयर दिया है ना, जैसे 6.4 ईयर्स दिया है, तो क्या करोगे, आपका फ्रैक्शन क्या है 0.4, जो आपको बचा हुआ पार्ट है, फ्रैक्शन नहीं बोलता हूं, कन्वर्ट डेसिमल ईयर्स, जो डेसिमल में ईयर्स दिए हैं 0.4, उससे आपको मंथ में कन्वर्ट करना है, तो ये कर दोगे भाई 4.8 मंथ। समझ में आया? सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 12, बस इस चीज को दिमाग में रखना। ये उनके लिए जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, उनको समझ में आ भी रहा है लेकिन कंफ्यूज हो जा रहे हैं, अदरवाइज तो ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कन्वर्ट मंथ्स इनटू ईयर, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट अगर आपको करना है, बाय डिवाइडिंग 12, by dividing 12। Similar way, third, convert decimal months। अच्छा डेसिमल मंथ भी आ जाता है ना, अभी जैसे 8.4 मंथ आ गया था मेरा, इस डेसिमल मंथ को कन्वर्ट इट इनटू डेज बाय व्हाट, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, सर बाय मल्टीप्लाइंग 30 days। अच्छा 30 days ऑन एन एवरेज लिया जाता है, तो ये मत बोलना सर अगर वो जुलाई नहीं था, फरवरी था तो अप्रैल नहीं था, तो ये सब बात नहीं होगी, एक आध दिन से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 30 का एवरेज ले सकते हो। कन्वर्ट डेज इनटू मंथ, अब आप ही लोग बता दो मुझे फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डेज इनटू मंथ बाय डिवाइडिंग 30 days। तो मल्टीप्लाई डिवाइड। आई होप अब सभी को बात समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आ गई है तो देखते हैं फिर आप और क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे या नहीं। ये 4 चीजें मैंने आपको समझा दी, एक बार मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूं, एक बार अच्छे से देख लो, फिर इसको हटा दूंगा, फिर एग्जाम्पल दूंगा। या सर ये हम लोग आ चुके हैं अगले में, एग्जाम्पल्स में। चलिए टाइम कन्वर्जन के एग्जाम्पल चल रहे हैं अभी। सर हम तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे भाई, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हर जगह काम आने वाली इस चैप्टर में, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको दे रहा हूं 6 years, नहीं 6.8 years है, इसे आप कन्वर्ट कीजिए ईयर्स, मंथ्स और डेज तक के फॉर्मेट में। अगर डेज भी पॉइंट में आता है तो पॉइंट में लिख देना, उसको फिर आवर्स में कन्वर्ट मत करना, बस ईयर्स मंथ्स डेज में निकाल के दिखाओ मुझे 6.8 ईयर्स को।
आंसर गाइस, आंसर। पूरा आंसर दीजिए। 6 ईयर 9.6 में ऐसे नहीं, डेज में। कितने साल, कितने महीने, कितने दिन? कितने साल, कितने महीने, कितने दिन? अच्छा जी, मुझे मिले कुछ आंसर्स मिले हैं। वेरी गुड गाइस। देखिए, अब देखो, मैं तो ये कहता हूं सारे लोग रुक जाओ। सारे लोग रुक जाओ और मुझे अच्छे से एक बार समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उसके बाद आप लोग अगले क्वेश्चंस में ट्राई करना, ठीक है? अगली बार इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। कंप्लीट डेज में तो आंसर चाहिए नहीं था। 288 मत दो मुझे आंसर। देखिए, 6.8 ईयर्स हैं, तो कितने कंप्लीट ईयर्स हैं उसमें कोई बताएगा मुझे? कंप्लीट ईयर्स कितने हैं? जब मैं 6.8 की बात करता हूं तो 0.8 तो आधा मंथ है, लेकिन कंप्लीट ईयर्स कितने? 6। तो उसमें तो कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए किसी को। 6 ईयर्स तो आना ही आना है। अब बात बचती सर 0.8 ईयर्स की। मैंने आपको बोला ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 12 8 जा 96, सो 9.6 मंथ होगा। तो सर 9.6 मंथ के अंदर कितने कंप्लीट मंथ आ चुके हैं? 9.6 मंथ के अंदर कितने कंप्लीट मंथ आ चुके हैं? सर 9 मंथ तो कंप्लीट कंप्लीट है। अब बचा मेरे पास क्या? 0.6 मंथ। सर जब मंथ भी फ्रैक्शन में होता है, मतलब डेसिमल में होता है, तो मैंने आपको समझाया था उसे भी हम 30 मल्टीप्लाई करके डेज में ले आते हैं, तो ये आ जाता है 18 डेज। अभी इसमें तो कोई पॉइंट नहीं आया है, आता भी तो मैं डेज को ही लिख देता। अभी बचे हुए अधूरे डेज को भी पूरा डेज मान लेता, राउंड ऑफ कर देता। तो आंसर आया 6 ईयर 9 मंथ 18 डेज। एनीवन वांट्स मी टू रिपीट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल? तो फटाफट बता दो 5 सेकंड के अंदर, वरना अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं ये अजम्पशन के साथ कि आपको बनेंगे अब, और अब मैं ज्यादा टाइम अलाउ नहीं करूंगा। थोड़ा स्पीड में करना है हमको, ठीक है? थोड़ा स्पीड में करना। चलिए, सो नोबडी इज आस्किंग फॉर दैट। ये हुआ एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 लीजिए। 7.52 भी नहीं रहते, 7 पॉइंट आई विल से 9 ईयर्स। चलिए, आंसर चाहिए ईयर्स, मंथ्स और डेज में। सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यू। अब स्पीड में आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, यू गाइज हैव गॉट इट। अब क्रैक हो गया भाई, नेल कर दिया हमने। वी हैव नेल्ड इट नाउ। परफेक्ट। सो द आंसर इज 7 ईयर्स 10 मंथ्स 24 डेज। जिनको अभी भी नहीं बना भाई, एक बार अच्छे से देख लो। अब मैं इस पार्ट को रिपीट नहीं करने वाला हूं। 7.9 ईयर्स के अंदर 7 कंप्लीट ईयर्स हैं, 0.9 ईयर्स बचते हैं मेरे पास। 0.9 ईयर्स को मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई विल गेट 10.8 मंथ्स। 10.8 मंथ्स के अंदर भी 10 कंप्लीट मंथ्स हैं, लेकिन 0.8 मंथ मेरे पास अभी भी बच गया। 0.8 मंथ को मैं छोटी यूनिट यानी कि डेज में लेके जाऊंगा। 3 8 या 24, सो आई विल गेट 24 कंप्लीट डेज। और ये बात अब सभी को क्लियर हो गई, आई होप, ठीक है? तो लास्ट एग्जांपल करेंगे सारे लोग। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो लास्ट एग्जांपल कीजिए। 6 ईयर
2 month 10 days. How can you write this in form of only years? मुझे इसका आंसर चाहिए सिर्फ और सिर्फ ईयर्स में. क्वेश्चन पलटा दिया है. मैंने आपको बोथ वे सिखाया है, मंथ से ईयर कन्वर्जन, ईयर से मंथ कन्वर्जन. एक ही चीज याद रखना, जब छोटी यूनिट में जा रहे हो, ईयर को मंथ बना रहे हो तो मल्टीप्लाई करो, और जब बड़ी यूनिट में जा रहे हो, मंथ को भी ईयर बनाना है तो डिवाइडेड बाय 12 कर दो. चलिए, आई गॉट वन आंसर. वेरी गुड. आसपास भी होगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम. आसपास होगा चलेगा, दैट्स ओके. अच्छा जी, सारे लोग इस चीज को ध्यान से देखेंगे, सारे लोग, एवरीवन. सर 6 साल जो है उसको साल में कन्वर्ट करना तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? तो मतलब 6 तो आना ही आना है यहाँ पे. अब 6 के आगे क्या आना है उस पे सवाल उठता है. मैं चालू करूंगा रिवर्स ऑर्डर में दोस्तों, रिवर्स ऑर्डर में. ठीक है, मैं चालू करता हूँ 10 डेज से. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 10 डेज को मंथ में कन्वर्ट करते हैं. क्या मुझे आप लोग बताएंगे 10 डेज को मंथ में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा? सर 10 डेज डिवाइडेड बाय 30 is equals to 0.33 month. ठीक है, 10 days is converted into month, 0.33 month. परफेक्ट. उसके बाद सर अगर आप बात करते हैं टोटल मंथ कितने हो गए, अब आपके पास टोटल मंथ्स कितने हो गए? सर 2 महीने कंप्लीट थे और अधूरे मंथ हो गए 2.33. सो 2.33 मंथ्स है मेरे पास. Now let's convert 2.33 months into years. So 2.33 divided by 12, बताइए कितना years आता है? सर 0.194 के आसपास years आ रहे हैं मेरे पास. 0.194 years. अब बताओ ना भाई, ये जो पूरा पोर्शन था आपका, this complete portion of 2 month 10 days, क्या मैंने इसे ईयर के फॉर्म में बना दिया? तो 6 साल और 0.194 ईयर्स, ये दोनों मिला के हमारे लिए बन जाएंगे 6.194 ईयर्स. चलो भाई, क्या ये टाइम कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो राइट कूल लिख दो भाई, कूल. नाउ वी कैन प्रोसीड गाइस. चलो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं. अब आप सब लोग कूल डाउन हो गए हो, तो अब आपको वार्म अप करना पड़ेगा. ज्यादा चिल नहीं हो सकते ना. अभी ज्यादा वार्म अप रहेंगे तो एग्जाम के टाइम में कूल डाउन रहेगा. अच्छा, कौन कौन वर्कआउट करता है भाई? कौन कौन अपनी बॉडी के लिए कुछ कर रहा है इस लॉकडाउन में? कर रहे हो, वेरी गुड. काफी लोग हैं यार. नई जनरेशन अच्छी है, बॉडी पर ध्यान देती है. अच्छा, एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं, जो लोग नहीं भी कर रहे हैं और जो कर भी रहे हैं, दोनों के लिए एक ऐप है Cure.fit. बहुत सारे लोग जानते भी होंगे Cure.fit. इसके अंदर लाइव सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस. ठीक है, जिसमें डांस, वर्कआउट, बहुत सारी चीजें होती हैं. मैं तो जनरली डांस प्रेफर करता हूं डेली बेसिस पे. तो इसके अंदर एक टॉम करके है, वन पर्सन कॉल्ड टॉम. तो वो टॉम का मैं डांस करता हूं. तुम लोग भी अगर देखो, ट्राई कर सकते हो
टॉम का। अच्छा ये फ्री है, cure.fit को डाउनलोड कर लेना, ये पूरे सेशंस फ्री हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो देखना, ट्राई करके देखते हैं किसका स्कोर ज्यादा। इसमें एक एनर्जी स्कोर करके आता है, एनर्जी स्कोर। मेरी अभी तक रैंक आ चुकी है इसमें अराउंड, एक बार आई थी 40 आउट ऑफ 3000 पीपल। तो देखते हैं इसमें से कौन लेके आता है टॉप 10 में रैंक मेरे स्टूडेंट्स में से, ठीक है। ये भाई 50 मिनट का होता है, ये 5-7 मिनट का नहीं होता है, 50 मिनट का होता है। तो ट्राई करना, टाइम बचे तब करना, वैसे कुछ ना कुछ तो करना है। मतलब ये तो एक ऑप्शन बताया मैंने कि ये भी कर सकते हो, जो मैं यूज कर रहा हूं अभी, क्योंकि क्या लाइव रहता है ना तो एंगेजमेंट बना रहता है। अभी रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब से उठा लिए तो मन नहीं लगता। इसमें क्या है, एक एनर्जी मीटर होता है, तो एक मोटिवेशन रहता है कि नहीं भाई आज मुझे और अच्छा करना है, और आज और कैलोरीज बर्न करनी है सब, ठीक है। चलो करना ट्राई, वेरी गुड। तो ये तो बात थी टाइम कन्वर्जेंस की। अब टाइम कन्वर्जेंस के बाद हम लोग आते हैं दोस्तों, ये एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10, एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10 होमवर्क बता रहा हूं आपको। एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10। सर आप एक साथ इतने सारे एग्जाम्पल दे रहे हो, इतना सारा होमवर्क। दोस्तों ये है ना हमारे पास, ये 2-2 मिनट में करता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ 8 मिनट का होमवर्क हुआ है। उसके बाद एक्सरसाइज 4A। अब आपको लगेगा एक्सरसाइज 4A में सर आप 2-3 क्वेश्चन दोगे शुरू के, जी नहीं, सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक कंपलसरी करके आना है। क्वेश्चन नंबर 10 कोशिश करना, पर 9 तक तो सबको करके आना ही है। इनफैक्ट चलो 8 तक ले लो, बस 8 तक ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। ये मैं बोल देता हूं एक्सरसाइज 4A, और ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल से, ठीक है। इसको करके आइए, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर में हैंड्स ऑन होगा, कल से स्पीड और बढ़ेगी, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला है, मैक्सिमम एवरीथिंग विल टेक यू 20 मिनट्स मैक्सिमम। तो ट्राई करके आना है, क्वेश्चन सारे डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल वापस से 9:30 पे। सी यू, टेक केयर, ध्यान रखना और वर्कआउट करते रहना जो मैंने आज बताया है।